जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राजेश नेहा व्लॉग्स में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ कालों के काल महाकाल देव जी के। तो बने रहिएगा वीडियो में, देखिएगा वीडियो को अंत तक। तो हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है घर से। तो सबसे पहले हम पहुँच चुके हैं बरेली के जंक्शन पे। और दोस्तों यहाँ से जो हमारी ट्रेन थी उसका नाम था इंदौर एक्सप्रेस और जिसका कोड है 14320, जो कि हर वेडनेसडे को वीक में चलती है। स्पेशली ये उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए चलाई गई है। और इंदौर एक्सप्रेस का बरेली जंक्शन पे अराइवल टाइमिंग है 11:25 AM और इसका उज्जैन में जो टाइमिंग है डिपार्चर का वो है 6:50 AM। और बरेली जंक्शन से उज्जैन तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है 955 किलोमीटर। तो लगभग 19 घंटे 25 मिनट लगते हैं बरेली जंक्शन से उज्जैन जंक्शन तक के। तो इंदौर एक्सप्रेस का सबसे प्लस पॉइंट दोस्तों ये है कि आप हफ्ते में एक बार यानी वेडनेसडे को इस ट्रेन को ले सकते हैं और सेम डे आप दर्शन करके रिटर्न भी हो सकते हैं। और ये ट्रेन स्पेशली बरेली से बन के चलती है। तो अगर आप बरेली के रहने वाले हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है ट्रेन का। आप इस ट्रेन से उज्जैन जा सकते हैं, महाकाल के एक दिन में दर्शन करके आ सकते हैं। और हमने अपने ट्रेन के सफ़र को खूब इंजॉय करा है क्योंकि हमें पता था कि हमारा पूरा वेडनेसडे का जो पूरा दिन है और जो पूरी इवनिंग है, नाइट है, वो हमारे ट्रेन में ही स्पेंड होने वाली है। तो हमने क्या करा, बस लूडो खेलना स्टार्ट कर दिया। लूडो खेलते खेलते हमें टाइम का पता ही नहीं चला। हमने 2-3 मैच तो ऐसे ही खेल लिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ हम रिफ़्रेशमेंट के लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर लेते हैं। तो बस वही मैं आइसक्रीम ऑर्डर करने पे लग गई। आप लोग भी अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप ट्रेन की IRCTC की वेबसाइट से जाके कोई भी फूड को ऑर्डर कर सकते हैं। ये हर स्टेशन पे अवेलेबल है और इसका रिज़ल्ट और इसकी सर्विसिंग सुपर फास्ट है। तो उसके बाद हमने गेम खेलने के बाद अपनी आइसक्रीम को एंजॉय किया और बाहर का सनसेट का व्यू देखा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थे कि हम ट्रेन में क्या करें। बस हमने आसपास थोड़ी बातें करी। उसके बाद हम मॉर्निंग में उज्जैन के जंक्शन पे पहुंच गए थे। वैसे इस ट्रेन की टाइमिंग उज्जैन के जंक्शन पे पहुंचने की 6:50 AM थी, बट इसने हमें 1 घंटे पहले ही वहाँ पहुँचा दिया था। तो महाकाल के आशीर्वाद से हम लोग टाइम से पहुँच गए थे। उसके बाद हमने मात्र 20 रुपीज़ को ऑटो किया और हम अपने होटल जैन पैलेस पे पहुंच गए। जंक्शन के आसपास के जितने भी होटल्स हैं वो चीप कॉस्ट के होटल हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और जो हमने होटल लिया था जैन पैलेस, जो कि जंक्शन के पास में था, उससे महाकालेश्वर तक का जो डिस्टेंस था वो केवल 300 मीटर था। तो हमें वो पैलेस बेस्ट लगा। उसके बाद हम निकल गए क्योंकि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही टेम्पल था। उसके बाद हमने प्रसाद लिया। और आजकल जो फरवरी के महीने में टेम्पल के ओपन होने की टाइमिंग है वो 6 AM टू नाइट में 9:30 PM है। और जब आप मॉर्निंग में 8 AM निकलेंगे अपने पैलेस से तो सबसे पहले आपको यही शॉप ओपन दिखेगी जो कि पार्वती रेस्टोरेंट के ठीक सामने लगती है। तो आंटी बहुत ही स्वीट थी, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। उसके बाद हमने महाकालेश्वर की यात्रा स्टार्ट करी। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम था और भीड़ भी बहुत कम थी क्योंकि शॉप्स कम ओपन हुई थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा शॉप्स ओपन होती हैं उतनी ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं महाकालेश्वर आने का तो आप अपने मॉर्निंग का टाइम 8 AM के अप्रॉक्स सेलेक्ट करें। यही टाइम बेस्ट टाइम होता है। रास्ते में हमें बहुत सारे लोग मिले जो कि जय महाकाल के नारे लगा रहे थे। और ये हमारे मंदिर का मेन रास्ता आ गया जहाँ पे हमें पंडित जी देखे बहुत ही खुश थे। मॉर्निंग में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हम पहले यात्री हैं जो इनको मिले हैं। तो बस फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने महाकाल का टीका लगवाया। जब दोस्तों महाकाल के टीके में चंदन जब माथे पे लगता है ना, ऐसी पीसफुल मतलब भगवान के प्रति आस्था जो हमारी होती है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और पंडित जी ने भी बहुत प्यार से टीका लगाया। बात जब हमने इनसे दक्षिणा की करी थी तो इन्होंने मना कर दिया कि हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, बस आप लोग महाकाल के खुशी खुशी दर्शन करिए। बट ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन्हें भेंट कुछ दें, तो हमने इन्हें भेंट स्वरूप कुछ पैसे दे दिए। और दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा। परिसर में जाने से पहले जितने भी लोगों के पास मोबाइल कैमरे होते हैं उन्हें सबमिट करना पड़ता है। तो हमने भी अपना कैमरा और जो एक फ़ोन था वो सबमिट कर दिया था। और उसके बाद हमने 250 का VIP टिकट लिया था महाकाल दर्शन के लिए। महाकाल दर्शन के लिए दोस्तों टोटल 4 प्रवेश द्वार हैं। तो हमने नंबर 1 प्रवेश द्वार को सेलेक्ट किया था क्योंकि अगर आपको शीघ्र दर्शन करने हैं महाकाल के तो आपको प्रवेश द्वार नंबर 1 में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 250 का VIP टिकट लेना होगा।
और अगर आप वीआईपी टिकट नहीं ले रहे हैं तो इसके बैक साइड गेट नंबर 4 से भी आप एंट्री कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ से आपको थोड़ी भीड़ मिलेगी और यहाँ पे आपको ईज़िली दर्शन हो जाते हैं महाकाल के। तो आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने प्रवेश द्वार को सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में से चारों बेस्ट हैं, बट जो आपकी बजट के अकॉर्डिंग है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जगह जगह पे इस टेम्पल में प्रोजेक्टर लगे हुए थे जहाँ पे आप महाकाल जी के लाइव दर्शन कर सकते हैं। हम लोगों ने भूगर्भ में जाके दर्शन करे थे, क्योंकि जितने भी लोग भूगर्भ में जाके महाकाल के दर्शन करते हैं उनके पास फ़ोन या कैमरा नहीं होता है, लेकिन मंदिर में इतने प्रोजेक्टर हैं कि आप उनके थ्रू घर के सभी सदस्यों को लाइव दर्शन करा सकते हैं महाकाल के। तो मुझे यहाँ उज्जैन के महाकाल का ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट लगा कि हम फैमिली मेम्बर्स को भी लाइव दर्शन करा सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे दान पात्र में दान सबमिट करने के बाद महाकाल का प्रसाद लेने के बाद हमने अपनी पूजा को विधि विधान से पूरा किया। उज्जैन का ये प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम में गणेश जी, उत्तर में पार्वती जी और पूर्व में कार्तिकेय हैं। महाकाल मंदिर के परिसर से निकलने के बाद हमने बाहर थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करी। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 प्राचीन मंदिर देखे जो महाकाल मंदिर के बाहर ही बने हुए थे। पहला था प्राचीन श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, जहाँ भगवान विष्णु के 12 अवतार की प्राचीन मूर्ति दीवार में स्थापित करी गई है और यहाँ पे नरसिंह भगवान की जयंती पे एक बड़ा उत्सव भी आयोजित किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा मंदिर था वो था चिंता हरण गणेश जी का मंदिर, जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। यहाँ पर भगवान गणेश जी के 3 दिव्य रूप देखने को मिलेंगे। पहला है चिंतामण, दूसरा है इच्छामण और तीसरा है सिद्धि विनायक। तो उज्जैन का ये मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और आस्था का मुख्य केंद्र है। महाकालेश्वर मंदिर का जो शिखर है जो आसमान की ओर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इस मंदिर की भव्यता का और श्रद्धा और इसकी विस्मय शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद हमने महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद हमने परिसर से बाहर की तरफ प्रस्थान किया। महाकालेश्वर मंदिर के लिए भारत सरकार ने जो महाकालेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार है और जो महाकालेश्वर मंदिर का निर्गम द्वार है, इसको चेंज किया है इस बार। मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने बताया है कि महाकाल मंदिर के लिए जो सामान्य दर्शन है वो अब गेट नंबर 4 से हुआ करेंगे और जितने भी श्रद्धालु हैं वो मंदिर से दर्शन करने के बाद गेट नंबर 13 से बाहर की तरफ निकलेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर करी हैं। इसके बाद हम चले गए महाकाल लोक में, जो कि महाकाल मंदिर का सबसे ज़्यादा भव्य लोक है। महाकाल लोक को पहले महाकाल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था। महाकाल लोक की लागत कम से कम 856 करोड़ रुपीज़ है। महाकाल लोक की खासियत ये है कि यहाँ जितनी ज़्यादा बिजली खर्च होती है उसकी 90% बिजली यहीं बनती है। तो अगर मैं बात करूँ महाकाल लोक और गार्डन कॉरिडोर की सुंदरता की, तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक था। मैंने देखिए आपको बैक कैमरे से दिखाया है, ये पूरा महाकाल लोक है जिसे महाकाल कॉरिडोर भी कहा जाता है। अधिकतर लोग महाकाल दर्शन करने के बाद अपना मैक्सिमम टाइम यही महाकाल कॉरिडोर में स्पेंड करते हैं। महाकाल लोक के नाइट गार्डन में भगवान शिव की लीलाओं पे आधारित 190 मूर्तियां हैं और 108 स्तंभ स्थापित करे गए, जिन पर भगवान शिव और उनके गणों की विभिन्न मुद्राएं अंकित की गई हैं। इसके अलावा जो महाकाल लोक के पूरे परिसर में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं, जिसमें नटराज, शिव, गणेश, कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी, शिव और सती, समुद्र मंथन दृश्य भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा परिसर में 23 प्रतिमाएं ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 15 फीट है, जिसमें शिव नृत्य, 11 रुद्र महेश अवतार शामिल हैं। इसके अलावा 17 प्रतिमाएं ऐसी हैं जिनकी हाइट 11 फीट है। इसके अलावा महाकाल प्रांगण में 108 विशाल स्तंभ हैं जिनमें महादेव के परिवार के चित्र को उभारा गया है। इस महाकाल लोक में लगभग 2 लाख लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ देश का पहला नाइट गार्डन महाकाल लोक बना है। यहाँ लगभग 25 फीट ऊंची लाल पत्थरों की दीवारों
पर शिव पुराणों को उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा शिव के अनेक रूपों को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अलावा महाकाल मंदिर रुद्र सागर के तट पर स्थित है। यह सरोवर उज्जैन के 7 सरोवरों में से प्रमुख है। इस तरीके से हमने महाकालेश्वर के दर्शन करे और महाकाल लोक परिसर को विजिट किया, जिसमें हमने बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे स्तंभ और उनकी कहानियां उसमें देखी। अब इसके बाद हम चल दिए हैं विक्रमादित्य प्रतिमा को देखने के लिए। तो प्राय ऐसा कहा जाता है कि जो महाकालेश्वर के दर्शन करता है वो एक बार यहाँ आके विक्रमादित्य प्रतिमा के भी दर्शन करता है। तो हमने सोचा क्यों ना जब हम यहाँ तक आए हैं तो विक्रमादित्य की प्रतिमा के बारे में भी जान लिया जाए। तो ये विक्रमादित्य परिसर है। यहाँ पर विक्रमादित्य की लगभग 30 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है और कहा जाता है ये महाकाल मंदिर के पीछे विक्रम टीला पर स्थित है। और ये जो मूर्ति है ये पीतल की बनाई गई है, जिसके निर्माण में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं। और इस मूर्ति को उज्जैन नगर निगम और सिंहस्थ तैयारी समिति ने इंदौर के मूर्तिकार महेंद्र कोदवानी से निर्मित कराया गया है, जिसपे सम्राट विक्रम 9 रत्न और 32 पुतलियों के साथ दरबार लगाए नजर आ रहे हैं। राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से जो सबसे पहले रत्न है वो है कालिदास। कालिदास एक अमर कवि और नाटककार थे। दूसरे हैं धन्वंतरी, जो कि एक महान चिकित्सक थे। तीसरे हैं शंकु। शंकु वास्तुकला के क्षेत्र में निपुण थे। चौथे हैं अमर सिंह, जो कि एक संस्कृत कोशकार कवि थे। इन्हें त्रिकांड भी कहा जाता है और इन्होंने लगभग 10,000 शब्द दिए थे। और पांचवे हैं बेताल भट्ट, जो कि एक मशहूर जादूगर थे। इसके अलावा जो छठे 9 रत्न थे उनका नाम था वाराहमिहिर। वाराहमिहिर एक ज्योतिषी थे। इसके अलावा वाराहमिहिर ने 3 बुक्स भी लिखी थी, जिसमें से पहली है पंच सिद्धांतिका, दूसरी है वृहद संहिता और तीसरी है वृहद जातिका। इसके अलावा 7वें नवरत्न है, उनका नाम है वररुचि। वररुचि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के एक और रत्न का नाम था, जो कि व्याकरणविद और संस्कृत के विद्वान थे। नेक्स्ट है घटकपर, जो कि एक महान ज्योतिषी थे। इसके अलावा लास्ट जो नवरत्न थे उनका नाम था छपड़क, जो कि एक महान ज्योतिषी होने के साथ साथ एक कलाकार थे। तो इन 9 विद्वानों को नवरत्न भी कहा जाता है। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना जब हम इतनी दूर आए हैं तो हम काल भैरव मंदिर के भी दर्शन कर लें, क्योंकि जब हम महाकाल के मंदिर में थे तो काफ़ी लोगों ने हमसे ये कहा था कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो काल भैरव के भी दर्शन आपको करने चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम भी दर्शन करने चलते हैं। काल भैरव मंदिर भी उज्जैन शहर में स्थित है। ये एक हिंदू मंदिर है। कहा जाता है ये शहर के संरक्षक देवता काल भैरव को समर्पित किया गया है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित यह शहर का सबसे ज्यादा सक्रिय मंदिर है। यहाँ रोज सैकड़ों भक्त आते हैं। पुराने समय में सभी 5 प्रसादों को यहाँ चढ़ाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे केवल शराब को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि जो मूल मंदिर का निर्माण है वो भद्रसेन नाम के एक अज्ञात राजा ने करवाया था। जनरली ऐसा माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन करने से भक्तों को उनके संकटों से मुक्ति मिल जाती है और मन में साहस और शक्ति का संचार होता है। तो यहाँ पे हमें अधिकतर वही लोग मिले जो कि हमें महाकाल दर्शन में मिले थे, क्योंकि जितने भी लोग महाकाल दर्शन करने आते हैं वो यहाँ काल भैरव में एक बार आके दर्शन करते हैं। लोगों को ऐसा कहना है कि तब तक महाकाल के दर्शन की पूजा कंप्लीट नहीं होती है जब तक काल भैरव मंदिर में ना आया जाए। तो ये वो पिलर है जिसमें काल भैरव देवता मंदिर की पूजा के लिए दिए जलाए जाते हैं। बेसिकली इसकी रौनक जो होती है वो आपको रात को देखने को मिलती है। जनरली जो काल भैरव देवता का मंदिर है वो भगवान शिव का रौद्र रूप है। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने शिव का अपमान किया था तब शिव ने काल भैरव को प्रकट किया था। इस वजह से काल भैरव को ब्रह्मा के जो हेड है उसको ले जाने का श्राप भी मिला था। बड़ी मुश्किल से हमने काल भैरव के दर्शन किए थे। उज्जैन के काल भैरव मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण के अवंती खंड में देखने को मिलता है। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि ना अब हम काल भैरव मंदिर के बाहर जो थोड़ा सा मार्केट है उसको भी एक्सप्लोर कर लें। तो बस और हम निकल गए मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते में हमने देखा कि लोगों की भीड़ जमा है, तो हमने सोचा देखें क्या हो रहा है। यहाँ पे देखा तो यहाँ एक स्कैम का केस चल रहा था, जहाँ पे एमपी की जो पुलिस थी वो गाइड कर रही थी लोगों को कि किस तरीके से हम स्कैम से बच सकते हैं। तो मैंने 20 लाख रुपए जमा कर दिया ऐसे टुकड़े टुकड़े में। देखिए आपने यही गलती की क्योंकि आप अवेयर नहीं रहे। आपको कभी भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो जो ऐप है, ऑथराइज्ड ऐप है, उनसे ही करनी है जो जेन्युइन है, जैसे जीरोधा है।
तो मैं भी आप लोग को यही एडवाइस दूंगी कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो बड़ा सोच समझ के करें। जितने भी ऐप हैं वो ऑथराइज्ड ऐप है, उन्हीं का आप यूज़ करें। इसके बाद हम काल भैरव के दर्शन करने के बाद मार्केट की ओर निकल गए। हमने कुछ लोगों से ऐसा सुना था हमने कि महाकाल की नगरी में उज्जैन में रात को कोई भी राजा नहीं रुकता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के राजा महाकाल को कहा जाता है, और जो भी अगर राजा यहाँ कोई रुकता है तो उसका राजपाट सब नष्ट हो जाता है और एंड में उसकी मौत हो जाती है। ऐसा हमें यहाँ के लोगों ने बताया था। तो क्या ये सही है या गलत, ये लोग आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ का मार्केट बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड सोबर था। लोगों ने हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाए थे। इसके अलावा मार्केट में डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स थे जिन्हें कि बहुत ही अच्छे ढंग से कट करके सर्व किया जा रहा था। और मार्केट में काल भैरव के नज़र बट्टू भी थे जो कि जनरली लोग परचेज कर रहे थे अपने घरों में लगाने के लिए। हिंदू देवी देवता की पूजा के लिए एक खास दिन होता है, ऐसे ही काल भैरव की पूजा के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और मंगलवार को माना जाता है। इसीलिए इस दिन काल भैरव मंदिर में भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ जमा देखने को मिलती है। काल भैरव को उज्जैन के द्वारपाल और सेनापति के रूप में पूजा जाता है। काल भैरव मंदिर के बाहर जितनी भी शॉप्स थी उनमें जितनी भी ज्वेलरी थी या फिर हम कहें कि जितने भी आइटम थे वो बहुत ही चीप कॉस्ट थे। तो आप भी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं और अपने फैमिली के मेम्बर्स के लिए कुछ ना कुछ ले जा सकते हैं। तो जब हम मंदिर के परिसर से बाहर निकल रहे थे तो हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे महाकाल के टीका लगाने के लिए हमें फोर्स कर रहे थे, बट हमने नहीं लगवाया क्योंकि हम ऑलरेडी महाकाल के दर्शन में लगवा चुके थे। मंदिर के बाहर जितनी भी छोटी छोटी से शॉप्स लगी थी, मैंने जनरली वहाँ देखा कि लोगों ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो हैंडमेड थे जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा कुछ परचेज़ कर लेती हूँ ताकि मुझे भी इन फ्यूचर में याद रहे कि मैं काल भैरव बाबा के मंदिर गई थी जो कि उज्जैन में है। इसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे साइड में जो हैंडमेड डॉल्स थी वो इतनी सुंदर क्राफ्टेड थी जिनको देख के मेरा तो उन पर मन आ गया और मुझे लगा कि शायद मुझे इन्हें ले लेना चाहिए। बट मैंने सोचा कि ऐसे क्राफ्ट के आइटम तो मैं खुद भी बना सकती हूँ। उसके बाद हम ऑटो करके उज्जैन के जंक्शन चले गए थे। उज्जैन के जंक्शन में ऑलरेडी हमें जो ये फैमिली थी मिल गई थी क्योंकि ये हमारे साथ ही उज्जैन गई थी। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हम सेम डे रिटर्न हो रहे थे। उज्जैन जंक्शन से बरेली जंक्शन तक के लिए जो हमारी ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही थी, और उज्जैन जंक्शन से बरेली जंक्शन के लिए जो हमारी ट्रेन थी वो हमारी सेम डे वेडनेसडे वाली ट्रेन थी जो कि थी उज्जैन एक्सप्रेस। तो देवों के देव कही जाने वाली नगरी को अब हम बाय बाय करने वाले थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।